तो आप ये कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो पूरा डिटेल में कहिए? आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट आप बताइए? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको सेट करना है या गेट करना है? सर जैसे कि हमें गेट करना है गेट करना है, ओके। जिसमें आपको आपने इसमें डेटा सेट कर दिया है? मतलब इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया है? जी जी ओके, तो अगर आपने इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया है, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है और आपने सारा डेटा सेट कर दिया है। तो गेट करने के लिए तो इंडिविजुअल मेथड आपके पास है ही, गेट स्टेट, गेट सिटी, गेट कंट्री। तो इनको कॉल कर दीजिए, आपका डेटा गेट हो जाएगा। अनम्यूट करके बोलिए क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया, आवाज़ आ रहा था। हाँ, जी सर जी। तो गेट करिए, कहाँ गेट करना चाहते हैं? करिए। ऐप क्लास में आइए। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉयी डॉट गेट, लाइन नंबर 12 में ही सीधे 12 में ही लिख दीजिए, सीधे यहीं पे लिखा तो है। 12 नंबर लाइन में एसओपी के अंदर ही लिख दीजिए ना, एसओपी जो ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी एसओपी में ही लिख दीजिए एम्प्लॉयी डॉट गेट और क्या गेट करना चाहते हैं? गेट सिटी, गेट एज, गेट एड्रेस। तो आपको लिखना पड़ेगा गेट नहीं, पहले लिखना पड़ेगा गेट एड्रेस। पहले लिखिए गेट एज के ऊपर गेट एज हटाइए, गेट एड्रेस लिखिए। हाँ, गेट एड्रेस लिखने से आपको एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। गेट एड्रेस, हाँ, नीचे सबसे है ना? हाँ, और उस एड्रेस के ऊपर फिर डॉट करके गेट सिटी लिख दीजिए, वहीं पे डॉट लगाइए। ठीक है? ठीक? गेट सिटी लिख दीजिए। इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग, मेथड पे मेथड कॉल करना, राइट? तो एक मेथड को चलाया, उसने कुछ ऑब्जेक्ट दिया, फिर अगले मेथड को कॉल कर दिया, ऐसे कर लिया आपने और आपका आ गया गोपालगंज, फेवरेट गोपालगंज, हैं? मशहूर गोपालगंज। सर जी सर बताओ, यही चाहते हो? हुँ? यही चाह रहे थे आप? जी तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट को कॉल करना। तो पहले जी पहला वाला ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो जी ऑब्जेक्ट कौन-सा है। अब ऐसा हुआ कैसे? अपने कोड में आइए बताता हूँ। अपने कोड में आइए, क्लिप्स में। ऐसा ऐसे हुआ कि एम्प्लॉयी के अंदर एड्रेस एडीआर नाम का वेरिएबल होगा। कहीं जाके देखिए ईएमपी के अंदर, ईएमपी के अंदर जाइए, ईएमपी ओपन करिए, एम्प्लॉयी ओपन करिए। हाँ, एम्प्लॉयी ओपन जब करेंगे, तो देखिए इसमें नेम वेरिएबल भी है, ऐज वेरिएबल भी है, एड्रेस वेरिएबल भी है। तो सपोज़ करो कि एम्प्लॉयी के ऑब्जेक्ट पे आप नेम चलाते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एम्प्लॉयी के ऑब्जेक्ट पे अगर आप नेम को कॉल करते हो, तो नेम वहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो जो भी नेम प्रिंट होगा, उस पे आप स्ट्रिंग के फंक्शन को चला सकते हो। जैसे जो भी नेम आया, मान लीजिए राम आया या श्याम आया, उस पे डॉट करके उसकी लेंथ निकाल सकते हो। डॉट करके उस पे कैपेसिटी निकाल सकते हो या उसके इंडेक्स निकाल सकते हो। वो सब स्ट्रिंग के मेथड उसके ऊपर चल सकते हैं। उसी तरह से एड्रेस को जब निकालोगे, तो एड्रेस का टाइप एड्रेस है, कैपिटल एड्रेस है। स्मॉल एड्रेस का टाइप कैपिटल एड्रेस है। तो जब गेट एड्रेस करोगे, तो वो एक्चुअली एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो फिर एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उससे एड्रेस के भी सारे फंक्शन कॉल हो सकते हैं, है ना? अभी हम बेसिक जावा भी सीख रहे थे यही, कि अगर एक क्लास का डेटा मुझे दूसरे क्लास में कॉल करना, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो गेटर मेथड है, उसने हमें ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको हम यूज़ कर ले रहे हैं। समझे? जाइए अपनी ऐप क्लास में बताता हूँ, ऐप क्लास के अंदर जाइए। हुँ, तो अभी अगर आप लाइन नंबर 13 को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। हुँ, और गेट एड्रेस की जगह पे गेट नेम लिख दीजिए। गेट एड्रेस की जगह पे गेट नेम लिख दीजिए। ठीक है? और गेट नेम लिखने के बाद उस पे डॉट लगाइए। गेट नेम एंड देन डॉट लगा दीजिए। तो जब आप डॉट लगाओगे, गेट नेम लिखिए, उसके बाद डॉट लगा दीजिए। तो अब ये किसके मेथड दिखने लगा?
जो उस पर्टिकुलर मेथड का टाइप था। ये किसके मेथड है बताओ? कहाँ के मेथड है? धीरज, कहाँ के मेथड है ये? हैं? धीरज कुमार। सर ये सारे तो हैं? ये स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग के दिखाएगा। स्ट्रिंग के मेथड्स हैं ये, बिल्कुल, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना। ओके, तो ये पूछ रहे थे, ठीक है। और पूछिए भाई, और क्वेश्चन पूछिए। सेटर इंजेक्शन और कंसेंटर इंजेक्शन कर लिया आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से, समझ में आ गया? प्रोग्राम भी भेजे थे। सही, गुड 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 गुड, भेजे थे तो अच्छी बात है। धीरज समझ में आ रहा है, महेश समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंसेंटर इंजेक्शन, महेश आप अपना पुराना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जरा, है ना, ताकि आपका रिकॉल हो सर वही जाएगा। देख रहे हैं सर। गुड गुड गुड। तो मुझे एक बात बताइए, सर मेरा एक अगर सर जी 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 सर मेरा एक डाउट था। जी जी सर बताइए। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन का डिफरेंस क्या होता है सर? कब क्या यूज नहीं करना है? नहीं, वही तो मेरा क्वेश्चन था, ये अभी यही तो क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वर्सेस आपका सेटर इंजेक्शन, आखिर दोनों में क्या अंतर होता है? क्या लग रहा है आप श्योर लोगों सर। को? हम्म, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ना, इसलिए तो वो फास्ट रेस्पॉन्स का होता है शायद से। लेजी लोडिंग और वो बताया था ना। नहीं, लेजी लोडिंग और ईगल लोडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हो रही है। ये वो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब की बात हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बात, सर बताएं? आप बताइए, चलो बताइए। सर बताइए। कंस्ट्रक्टर में डाटा इनिशियलाइज करना अनिवार्य रहता है, माने कंपलसरी रहता है, लेकिन सेटर गेटर से जो भी डाटा अनिवार्य नहीं रहता है। 2-3 डाटा है तो उसमें से 2 गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, एक को गेट भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो जो पार्शियली डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हमारा सेटर में पॉसिबल होता है, कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है ना। तो पार्शियली इंजेक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, नो इन केस ऑफ सेटर, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर। जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ARGS टैग लगा के ही उसको कॉल करना पड़ेगा, तब चलेगा प्रोग्राम। तो एक पास करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन सेटर की अगर बात करूं तो सेटर में एक भी अगर पास कर दोगे तो चलाना चाहोगे तो वो चल जाएगा, ऐसा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पार्शियली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इफ you want to perform some partial injection in your program, like अगर आपके पास डेटा है, मेथड है, वेरिएबल है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, एड्रेस है, बहुत कुछ है। अब उसमें से मुझे 2 डेटा का इंजेक्शन करना है और बाकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं करना है, तो आप सेटर की तरफ मूव हो जाइए। और आपको नहीं ऐसा मैंडेटरी है कि नहीं सबका ही करना है, तो कंसिडर का करिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो इंजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है ना। वो मेमोरी में पहला स्टेप होता है। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक प्रोग्राम में दोनों इंजेक्शन कर दें, कंस्ट्रक्टर भी और सेटर भी। तो जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमने किया होगा उसको सेटर इंजेक्शन ओवरराइड मार देगा, क्योंकि मेथड तो कंस्ट्रक्टर के बाद चलता है ना, नॉर्मल ऊप्स का नियम होता है। वो तो मेथड कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद चलता है। तो कंसिडर अगर ओवरराइडिंग कंसिडर इंजेक्शन आपने किया हुआ है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या हम दोनों इंजेक्शन एक साथ कर सकते हैं, कंसिडर भी और सेटर भी? तो कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो सेटर जो है वो कंसिडर को ओवरराइड मार देगा, ऐसा है, ठीक है। और अगर तो यही चीज है मेन, आपको कैसा करना है, इस तरह का बिहेवियर चाहिए क्या? आप डेटा इनिशियलाइजेशन कब चाहते हो? अल्टीमेटली इंजेक्शन का पर्पस डेटा इनिशियलाइजेशन है। ऑब्जेक्ट बनते ही चाहते हो, ऑब्जेक्ट बनने के बाद चाहते हो? तो अगर ऑब्जेक्ट बनते ही चाहते हो तो कंसिडर के पास जाइए, ऑब्जेक्ट बनने के बाद चाहते हो तो सेटर के पास जाइए, आपकी इच्छा है, ठीक है। ठीक है, बताइए। समझ में आ गए सर। तो सेटर इंजेक्शन जो होता है थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है इन केस ऑफ कंसिडर इंजेक्शन के, ऐसा है।
तो ये पार्सली इंजेक्शन वाला चीज हम करके देखें या कर लेंगे आप लोग? समझ में आ रहा है धीरज कि पार्सली इंजेक्शन सेटर से हो सकता है? करके देखने की जरूरत है या समझ में आ रहा है? तो कर लिया जाएगा, नहीं होगा तो वो इसका हो जाएगा। बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंसेंटर इंजेक्शन हो गया, सेटर इंजेक्शन हो गया। ओके, गुड 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 गुड। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना? और मैं अपने स्क्रीन शेयर करने के बाद ये जो कोर वाला एग्जाम्पल था, इसी की एक अनदर कॉपी बना लेता हूँ। आज तीसरी कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि 2 कॉपी तो उसका भर गया। 2 कॉपी में बहुत सारी क्लासेस बन गई थी। अभी जो है यहाँ पे ऐप एड्रेस इतनी सारी क्लासेस हो गई थी, एम्प्लॉय स्टूडेंट, ठीक। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का टॉपिक है भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और हमारी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, आपको पता है। ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहे हो, कंसेंटर भी आपको मैंने बताया, तो क्या कंसेंटर में मैंने अलग अलग तरह का सेट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, मैप वैल्यू, ये वाला किया क्या किसी ने? जैसे मैंने सेटर के केस में किया था, कभी सेट वैल्यू भेजा, लिस्ट वैल्यू भेजा, मैप वैल्यू भेजा, ऐसे कंसेंटर में भी किसी ने किया क्या? उमेश, किया आपने? हैं? जी सर, भेजे थे प्रोग्राम। नहीं भेजे थे नहीं, अभी दिखा सकते हो? प्रोग्राम आपके पास है क्या? जी हाँ तो दिखाइए जरा कैसे किया, एक बार देखना बस चाहेंगे, 1 मिनट के लिए करिए जरा स्क्रीन शेयर। कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किए हैं। तब कैसे फायदा है, कॉन्फ़िगरेशन करिए ना, पूरा कंप्लीट करके कल दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर, थोड़ा अलग दिक्कत आ अलग रहा तरह की था वैल्यू, तो नहीं किए हाँ हैं। अलग अलग तरह की वैल्यू को इंजेक्ट कराइए, है ठीक ना? है, ठीक। अलग अलग तरह की वैल्यू को इंजेक्ट कराइए और दिखाइए, ठीक है? ओके अलग सर। अलग तरह की वैल्यू मतलब जैसे कंसिडर के अंदर सेट लीजिए, लिस्ट लीजिए, मैप लीजिए, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट लीजिए, है ना? जी सर। ठीक है, ओके। देखिए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि भैया किसी क्लास के अंदर आने वाली वेरिएबल की डिपेंडेंसी में वैल्यू इंजेक्ट करना, ठीक है, बढ़िया है। तो आपने क्लास के अंदर आने वाले स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट करी, प्रिमिटिव वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट करी, है ना? और अगर कोई रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है, लेट से कोई क्लास हो, थर्ड पार्टी कोई क्लास हो, जैसे एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस क्लास हो, तो उसकी वैल्यू आपने इंजेक्ट करी, है ना? लेकिन इनमें से जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है, सबसे पॉपुलर वे है, सबसे पॉपुलर तरीका है, वो कभी किसी क्लास में जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम होता है ना, वो स्ट्रिंग या प्रिमिटिव वेरिएबल पे वैल्यू इंजेक्ट करने का नहीं होता है यार। ये तरीका सही नहीं होता है। हमेशा ज्यादातर सिनेरियोज में हम क्लास टाइप की वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट करते हैं। इस टाइप की वेरिएबल में, क्लास टाइप की वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक क्लास एम्प्लॉय है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो रियल एग्जाम्पल है, जो रियल सिनेरियो है। अगर एक क्लास एम्प्लॉय है, दूसरी क्लास एड्रेस है, तो हम ज्यादातर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं वो रेफरेंस टाइप के डेटा को इंजेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो हम एक क्लास में दूसरा रेफरेंस टाइप का डेटा ऐसे भेजते हैं। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा और आप लोगों से समझना था। जैसे एक एम्प्लॉय क्लास, एक एड्रेस क्लास, क्लास ही है, यही सब बना रहे हैं हम, और ये हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल है। इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भाई ऐसे, जैसे मान लीजिए एड्रेस क्लास है, तो एड्रेस के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एड्रेस का ऐसे बीन बना दिया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका बीन बना दिया और डेटा ऐड कर दिया, है ना? ओके। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने दिया है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, मुझे इस तरह से वैल्यू नहीं देनी है। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये समझ लीजिए हार्ड कोडेड वैल्यू ले लिया हमने कोड में। क्या यहाँ पे हम वैल्यू कहीं से ला नहीं सकते हैं? डायनेमिकली नहीं ला सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू? बताइए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो डायनेमिकली हम कहीं से ला नहीं सकते हैं? ये मैं ला आपसे पूछ सकते हैं रहा हूँ। सर, कैसे कैसे बताइए? सर मेथड बनाकर। मेथड बना के क्या कर सकते हैं? कैसे क्या करेंगे बताइए?
जैसे कि एड्रेस क्लास बनाए और डाटा इनिशियलाइज डिक्लेयर गेटर मेथड बना कर उसको उस मेथड को यहाँ उसका रेफरेंस जिस टाइप का रहेगा उसका रेफरेंस बनाकर यहाँ रख सकते हैं। रेफरेंस बना के रख सकते हैं। रेफरेंस मतलब मैं नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ समझना ध्यान से। मेरे पास जैसे ये नेम है, ये एज है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए एक्सएमएल में नेम की वैल्यू यहाँ राम दे दिया, एज की वैल्यू 10 दे दिया। तो ये जो वैल्यू है राम और इसकी वैल्यू है 10, ये वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं देनी है। ये मान लीजिए कहीं से एक्सटर्नली मुझे कहीं से लेके आना है और यहाँ पे डालना है ये वैल्यू। ये क्वेश्चन है, समझ में आया बात? अब जी क्या सर। क्वेश्चन है? तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते होंगे सर। तो क्या ऐसा करना जरूरी होता होगा? देखो जरूरी तो नहीं है। जब आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ही होता है कि भाई हमें ना ही, वैसे तो ऑब्जेक्ट बनाना हमारा काम है नहीं, बट वैल्यू को इंजेक्ट करना है तो चलो वैल्यू इंजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वैल्यू को अगर आप कहीं पे कोड में ही ऐसे चाहो तो ऑब्जेक्ट आपका बन के आ ही जाता है, तो वैल्यू तो ऐसे भी भेज सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी के अंदर ये वैल्यू भेज रहे हो, ये वैल्यू आप मत भेजो, ये लीजिए मत भेजिए, ये भी वैल्यू मत भेजिए, है ना, ये वैल्यू मत भेजिए, है ना। इसको कमेंट कर दूं, चलो इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये वैल्यू मैं नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं भेज रहा हूँ और यहाँ पे भी नहीं भेज रहा हूँ। मैंने एड्रेस की खैर 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट हटा दूं, चलो कमेंट कर देता हूँ, ये लिए कमेंट हो गया। तो एक एम्प्लॉय हो गया, एक एड्रेस हो गया। अच्छा, एड्रेस के अंदर मैं वो वेरिएबल बना लेता हूँ जरा, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी कॉमा स्टेट कॉमा कंट्री, राइट, इस तरह से बना लिया। और इसका सेटर गेटर भी बना लो भाई, ठीक है। सोर्स के अंदर गए और यहाँ से जनरेट कर दिया सेटर एंड गेटर, ये इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है, सेटर गेटर बन गया। तो कर सकते हैं भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर दिया हमने, है ना। ओके, ये हमारी एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी सोर्स में जाके सेटर गेटर बना सकते हैं। सोर्स में गए और जनरेट सेटर गेटर कर दिया, सेलेक्ट ऑल करके जनरेट कर दिया भाई। अब हम अपनी ऐप क्लास के अंदर जाएंगे भाई, देखिए ऐप क्लास के अंदर गए और ऐप क्लास के अंदर हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, बीन को निकाल लिया और इसी बीन के ऊपर ही जो बीन का ऑब्जेक्ट निकाल लिया ना, तो भाई बीन के ऑब्जेक्ट की उसके सेटर मेथड को कॉल करके हम डेटा ऐसे नहीं सेट कर सकते हैं? क्या दिक्कत है इसमें? नेम में यहाँ से दे दिया बाबा, हाँ, ऐसे भी तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक्सटर्नल डेटा यहाँ से भी सेट कर दो, है ना। यहाँ पे नेम एज दे दीजिए, ऐसे एज की वैल्यू चली गई। लेकिन 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 यहाँ पे अगर मैं एड्रेस करता हूं तो ये एड्रेस टाइप का डेटा लेता है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा ये बताओ, कोई बताए, फटाफट बताइए क्या करना पड़ेगा इस केस में। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बताइए फटाफट। एड्रेस के केस में क्या करूं मैं? एड्रेस के केस में यहाँ पे मैं क्या करूं, जल्दी बताइए भाई आप लोग। एड्रेस के केस में कैसे डेटा लाया जाए? एड्रेस वाला मेथड चलेगा, उसके अंदर एड्रेस का रेफरेंस पास करेंगे। एड्रेस का रेफरेंस पास कैसे करूं, यही तो समस्या है। एड्रेस का रेफरेंस कैसे पास करूंगा मैं? एड्रेस का रेफरेंस कहाँ से लाऊं, ऑब्जेक्ट कहाँ से लाऊं मैं? बनाऊं न्यू कीवर्ड से बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या? हाँ, अरे भाई आपके बीन में ऑलरेडी बीन टैग के थ्रू आपके ऑब्जेक्ट्स का बनने का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ना, आपके ऑब्जेक्ट के बनने का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीन टैग में। ये देखिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट है ADR1, तो आप ADR1 को यहाँ पे कॉल कर दीजिए और यहाँ से आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा,
राइट। ये एड्रेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए भाई एड्रेस, और ये एड्रेस उठा के पास कर दीजिए, ठीक है। और इस एड्रेस के ऊपर इसका डेटा सेट कर दीजिए, लाइक सिटी हो गया, है ना, लाइक स्टेट हो गया, ठीक है, ऐसे स्टेट हो गया, सेट स्टेट, स्टेट क्या है, यूपी, एंड एड्रेस, एड्रेस डॉट सेट कंट्री हो गया, लाइक इंडिया, ऐसे सेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और जब आप यहाँ पे ई को प्रिंट करोगे तो यार एक्चुअली में ये डेटा पूरा प्रिंट करके इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि टू स्ट्रिंग हमने नहीं ओवरराइट किया होगा। तो सोर्स में जाके यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का थोड़ा बहुत खेल रहता है यहाँ पे, ताकि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी की जगह पे जो हम चाहते हैं वो प्रिंट हो जाए। और ये भी यहाँ पे भी जनरेट कर देते हैं सोर्स के अंदर जाके टू स्ट्रिंग को। यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। और अब हम ऐप क्लास को जब रन करेंगे तो डेटा आ गया। तो हमने एक्चुअली क्या किया, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट फॉलो किया, ठीक, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट फॉलो किया उधर से, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया अपने कोडिंग से। क्या दिक्कत है, हमने वहां प्रॉपर्टी के अंदर नहीं गया है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी करना चाहते हो तो सम टाइम आप कर सकते हो, कोई उसमें समस्या वाली बात है नहीं। यहाँ पे देखिए केवल बीन बना हुआ है, बीन बना हुआ है, और इसके प्रॉपर्टी टैग को मैंने कमेंट कर दिया है। और आप डेटा इस तरह से भेज सकते हो, ऐसे ऐसे सेट कर सकते हो, जैसे ऐसे सेट किया जा रहा है, इस तरह से इन सारे वे से आप सेट कर सकते हो। चलिए परफेक्ट है भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन यार डेटा सेट करने के लिए एक्सएमएल वाला तरीका थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल तरीका है। अभी जैसे ना कोड में जाके चेंज करोगे तो कोड को कंपाइल उम्पाइल करना पड़ेगा, एक्सएमएल में जाके चेंज करोगे तो कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होगी, है ना। अगर कोई प्रोडक्शन भी एप्लीकेशन होगी तो एक्सएमएल में चेंज करके आप अपने कोड को पुश कर दोगे तो काम हो जाएगा, कोई कंपाइलेशन नहीं, कोई वो नहीं करने की जरूरत है ना। ठीक है भाई, बढ़िया है। ओके, तो एक चीज देखिए, ये हमारी एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास में नेम है, एज है, एड्रेस है, और नेम एज एड्रेस तीन चीजें हैं, है ना। तो नेम के अंदर नेम चला गया, एज के अंदर एज चला गया, और एड्रेस में एडीआर चला गया। ये पूरा एड्रेस का ऑब्जेक्ट चला गया, और अभी भी इंजेक्शन हो जाएगा। और अभी मैंने ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ से नहीं करी, कोड में नहीं से नहीं करी, वहां से कर दी है, ये डेटा आ जाएगा, है ना। ऐसे आ गया, कूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एड्रेस के अंदर एडीआर करके ये नहीं लिखना है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कराना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। मुझे ये नहीं करना है, ऐसे डेटा इंजेक्शन नहीं करना है। इस प्रॉपर्टी में ये डेटा इंजेक्ट करने के लिए ये एड्रेस रेफरेंस इज इक्वल टू एड्रेस नहीं करना है। आप कहेंगे एक काम करो सर, आप यहाँ पे रेफरेंस करके टैग होता है वो यूज कर लो, रेफ टैग। मैं कहूँगा वो भी नहीं यूज करना है, रेफ टैग भी यूज नहीं करना है। कैसे इंजेक्ट करें? ये एम्प्लॉय क्लास अलग है, एड्रेस क्लास अलग है। एड्रेस में अगर हम डेटा ऐसे भेजेंगे नहीं तो ये चलेगा नहीं। अगर मैं मान लो इस तरह से चला देता हूँ तो एड्रेस में हमारे पास डेटा कुछ हमने भेजा ही नहीं है, तो एड्रेस में कुछ डेटा भेजा ही नहीं है तो ये बुरा मान जाएगा भाई, या तो एड्रेस प्रॉपर्टी हटा ही दीजिए। पार्सिंग में दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो आप हटाइए। डेटा अगर नहीं भेज रहे हो तो वैल्यू टैग देना जरूरी है। अब अगर हम ये नहीं देंगे, इसी को बोलते हैं पार्शियल इंजेक्शन। कि एम्प्लॉय क्लास में तीन वेरिएबल था, नेम था, एज था, एड्रेस था। एड्रेस में डेटा भेजा ही नहीं, नेम एज में भेज दिया। चलिए भाई, आपने कहा कि नहीं भाई डेटा तो मुझे चाहिए यहाँ पे, और एड्रेस का पूरा ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, और आपको रेफरेंस टैग यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। आपने कहा नहीं, नहीं लगाना चाहता हूँ, तो इतना इतना ज़्यादा जिद कर रहे हो तो एक काम करो, ये पूरा बीन को कट करो और एकदम जिद्दी का पेड़ मत बन जाओ, है ना। जिद्दी का पेड़ बनोगे तो यहाँ पे ऐसे डाल दो, ये पूरे प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर ही बीनमा को उठा के डाल दीजिए, है ना। ये बीन तो यहाँ पे है ही,
ये प्रॉपर्टी के अंदर ही इस पूरे बिनमा को उठा के ऐसे रख दीजिए। इसी को बोलते हैं नेक्स्टेड बीन, राइट? बीन के अंदर बीन, ये बीन इसी बीन के अंदर ही हो गया, है ना? तो हम बीन की ऐसे नेक्स्टिंग कर सकते हैं। और अगर इस बीन के अंदर इस तरह से बीन की नेक्स्टिंग कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि चलना चाहिए इस जालिम को, है ना? उस केस में हमें रेफरेंस को देने की जरूरत है नहीं, है ना? देखो चल गया, ये चल गया कि नहीं चल गया? तो हम बीन की नेक्स्टिंग भी कर सकते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बीन के ऐसे नेक्स्टिंग कर सकते हैं। एक बीन के स्कोप के अंदर दूसरे बीन को ऐसे हम पास करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में हम बिना रेफरेंस टैग यूज करे एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन में ऐसे पास करा दिया है हमने। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है सर। ये चीज तो अच्छा है, लेकिन कुछ एक बात बताओ, ये जो राम की वैल्यू है मुझे कहीं फाइल से लेके आनी है, किसी डेटाबेस से लेके आनी है, ला सकता हूँ क्या मैं? ऐसा होता है क्या? एक तरीका तो होता है यार, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, चल जाए तो अच्छी बात है। रिसोर्स के अंदर जाता हूँ और एक कोई फाइल हैंडलिंग कर दूँ, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस तो अभी हम पढ़े नहीं है, तो हम फाइल हैंडलिंग ही कर लेते हैं। तो फाइल में जाके एक मैं कोई प्रॉपर्टी फाइल बना लेता हूँ, प्रॉपर्टी फाइल बना लेता हूँ। तो प्रॉपर्टी फाइल बना लूँ, कैसे बनाऊँ, क्या नाम दे दूँ? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी दे दूँ, ऐप डॉट प्रॉपर्टीज, नाम कुछ भी दे दीजिए, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में आप जो जानते हो कि नहीं? प्रॉपर्टीज फाइल जो होती है, इसका डेस्ट प्रॉपर्टीज फाइल की ये कहानी होती है कि ये की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है ना? की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है। तो की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है, तो क्या मैं यहाँ पे की कर सकता हूँ क्या? की बना सकता हूँ क्या? जैसे मेरे ऐप डॉट नेम ऐसे मैं लिख दिया, मान लो मैंने नेम जो है सोचा कि भाई मेरे ऐप का जो नाम होगा, या मैं लिख दिया, लेट से मैंने लिख दिया यूजर डॉट नेम, तो यूजर का जो नाम होगा वो होगा राम। नहीं, ऐसे डबल कोड में लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे यूजर डॉट और क्या था, एज की वैल्यू मैंने दे दिया जी, इस तरह से ऐसे 78, इस तरह से करके हम अपने डेटा को एक प्रॉपर्टी में ऐसे सेव करके रख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है भाई, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉपर्टी की इस वैल्यू को मुझे अपने कोड में कैसे रीड कराना है, ये सबसे हेडक वाला काम है। ये तो समझ रहे हो ना आप? क्वेश्चन समझ रहे हो ना कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो वैल्यू है या जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू रीड होके कहाँ पे आ जाए? इस पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीड करके हमें अपने कोड में ले आना है, यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे जो राम लिखा है ना, राम, ये राम की वैल्यू डायनेमिकली लेके आनी है। कहाँ से? ये डायनेमिकली लेके आनी है हमें वहां से, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? या तो ऐसे हम हार्ड कोड तो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम कोडिंग से भी दे सकते थे। कोडिंग से आपने देखा, कोडिंग से भी हमने दिया है, लेकिन क्या हम यहाँ से ऐसे भी दे सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? क्या लग रहा है? ऐसे जो मैंने आपको प्रॉपर्टी फाइल बनाई है, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो प्रॉपर्टी फाइल मेरी वहां पे बनी हुई है और उस प्रॉपर्टी फाइल से वैल्यू इस तक पहुंच जाए, यहां तक वो वैल्यू आ जाए भाई। बोलिए भाई, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लेकिन यार एक इस केस में क्या है ना, आपको ये जो ऐप डॉट प्रॉपर्टीज है, इस ऐप डॉट प्रॉपर्टी के अंदर की आने वाले की जो है, की, ये जो की है, इस की को रीड करने के लिए, की का नाम आप नेम भी रख सकते थे। इस की को रीड करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाइए, और जैसे ये जो नेम है ना, इसमें ऐसे एक सिंटैक्स होता है, क्या होता है यार, शायद क्या होता है, करली ब्रैकेट होता है और डॉलर होता है, डॉलर, और यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए। तो शायद इस तरीके से आ जाना चाहिए। मैं शायद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सिंटैक्स थोड़ा सा बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करते करते ना यूजर डॉट एज ऐसे करके लिख दिया। लेकिन शायद एक चीज और यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये होता है ना कि हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है, नहीं नहीं एम्प्लॉय क्लास नहीं, एम्प्लॉय क्लास नहीं,
हाँ एम्प्लॉय क्लास ही है। हमें कहीं ना कहीं इस चीज को इनेबल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। ऐप डॉट प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, राम लिखा है और 78 लिखा है, राम एंड 78 है ना। ठीक है भाई, राम एंड 78 लिख दिया, नहीं आया भाई डेटा। क्या क्या बुरा मान गया, बीन क्रिएटेड EMP दिस पाथ रिसोर्स एप्लीकेशन कन्वर्ट टू दिस प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम दिस java.lang.this। तो होता तो है यार, प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीड करने का तरीका तो होता है यार, होता है ऐसा, ऐसी वैल्यू रीड हो सकती है यार। उस केस में यहाँ पे जो हमारी क्लास है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, ये इसकी भी दिक्कत हो सकती है। क्या लग रहा है आप लोगों को, ऐप डॉट नेम यूजर डॉट नेम, हाँ एनोटेशन से तो होता है, बट एनोटेशन इज समथिंग डिफरेंट। एनोटेशन तो एक अलग कहानी हो गई, एक अलग ही दुनिया हो गई। हाँ एनोटेशन अलग दुनिया हो गई। तो यूजर डॉट नेम। अब ये एक्चुअली क्या है ना कि ऐप डॉट प्रॉपर्टीज को हमें लोड भी तो कराना पड़ेगा शायद, या अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐप डॉट प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि भाई हम ऐप डॉट प्रॉपर्टी से ये डेटा रीड करना चाहते हैं, है ना। तो उसके बिना वो समझेगा नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को, कभी इस तरह की चीज पे काम किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, बोलिए भाई। फाइल लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा है सर वो। यही समस्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड हमें गूगल करने दीजिए। यहाँ से गूगल करते हैं कि रीड द डेटा फ्रॉम फाइल इन फ्रॉम फाइल एंड राइट टू एप्लीकेशन context.xml फाइल स्प्रिंग कोर। कोई चीज हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई तो ऐसा चीज है, अदरवाइज मैं आपको देखूंगा कि मैं क्या छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या है भाई, देखो यहाँ पे मिलेगा जरूर, कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर लोकेशन, इस तरह का कोई चीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट ऑफ स्कीमास लगाइए। बाप रे बाप, इतने सारे स्कीमा लगाइए और ये लगा दीजिए क्लास पाथ में, इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो आपकी क्लास पाथ में जब इंक्लूड हो जाएगा, देन आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी से भी डेटा ले आ सकते हो, है ना। हो सकता है ये चीज का कुछ फर्क पड़े। हाउ टू रीड प्रॉपर्टी फाइल इन स्प्रिंग प्रोजेक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, ये तो हो गया। ये देखिए जैसे यहाँ पे रीड करा गया, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये है jdbc.username.url.this, है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरेटर। अच्छा जी, ये कोई हमारी अलग से प्रॉपर्टी क्लास है। देखिए काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। तो ये भी कोई क्लास है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। ये कोई क्लास है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बीन है ये, है ना, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर। और क्लास पाथ के अंदर पैकेज है क्या, हमारे केस में पैकेज तो है ही नहीं। तो हमारे क्लास पाथ के अंदर सीधे हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऐप डॉट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट।
इतना लिखने से बस हो जाना चाहिए, ये लोड हो जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, उसको अब मिल जाएगा क्लास पाथ। नहीं अगर चलना होगा तो ऐसे भी चल जाएगा। वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं यार, हैं। अरे भाई क्या कमाल कर दिया आपने सर, हैं, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया आपने। ये देखिए, ये देखिए राम, और ये देखिए 78 आ गया ना डेटा। तो ये एक तरीका, देखो मैंने एक तरीका ऐसे खोजा तो ये मिल गया, ऐसा नहीं कि यही तरीका, और बहुत सारे तरीके होंगे। अब ये कोई प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर करके क्लास है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने दे रखी है, जो आपकी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की प्रॉपर्टी का पाथ दे देना होता है। क्योंकि मैंने अपने रिसोर्स फोल्डर में ही अपना रख रखा था ना, तो पैकेज का देने की जरूरत नहीं है। उसमें लोकेशन नाम की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें ये वैल्यू इंजेक्ट हो रही है जाके। तो समझ लो कि इस क्लास में ये इस तरह का एक इंजेक्शन हो रहा है। अब ये इंजेक्शन होते ही इस इंजेक्शन को हमारी क्लास की डिटेल पहुंच जा रही है, और हम यहाँ से सारी डिटेल, सारी नहीं मतलब ये 2 डिटेल प्रॉपर्टी ला के इंजेक्ट करा पा रहे हैं। तो ठीक है, कभी ऐसा किसी ने पूछ दिया आपसे कि भाई एक्सएमएल में तो इस तरह से हम डेटा डालते हैं, क्या और भी कोई तरीका है? तो देखो यार, अब इस किस केस में, ये किस केस में कर सकते हैं, जैसे आपको डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो आप डीबी यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से सारा डिटेल जो है वहां रख दो और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, है कि नहीं? आप नहीं चाहते हो कि सारा चीज मुझे लिखना पड़े। और खैर यही काम आगे चल के एक एनोटेशन से होगा जिसका नाम @value, वो एक अलग एनोटेशन है। वो अलग बात करेंगे हम उस पर। और भी कोई तरीका है क्या? और भी कोई तरीका है? तरीके तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जो चल गया है वो परफेक्ट है। बाकी बातें देख लेंगे, और भी जो R&D वाली बात है वो और भी देख लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑटो वायरिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जा रहे हैं, हमें बिगिनर लेवल पे काम करना था। ये एक चीज और मैंने देखा यहाँ पे, कोई बता रहा था कि आप एक काम करो, ये लाइन लिख दीजिए, ये लाइन लिख दीजिए तब भी हो जाएगा। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगा ये लाइन। तो इस लाइन को लिखने के लिए आपको ये बीन कमेंट कर देते हैं, बिन को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन लिख देंगे, कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर इज इक्वल टू क्लास पाथ। ये बड़ा और बढ़िया तरीका है भाई, बीन का रहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उस केस में जो कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी होल्डर है, प्लेस होल्डर है, उसमें एरर आने लगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या नहीं है, स्कीमा नहीं है। तो मुझे स्कीमा यहाँ से कॉपी कर लेना होगा, कॉन्टेक्स्ट स्कीमा। देखिए एओपी का है, जावा डबल का है, एक्सेल का है, बीन्स है ना। तो कॉन्टेक्स्ट वाला स्कीमा कहीं दिख रहा है, जिसका कॉन्टेक्स्ट स्कीमा हो, कॉन्टेक्स्ट है तो इसमें कॉन्टेक्स्ट, तो यही वाला जो पूरा स्कीमा है कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे भी एरर देख रहा है, हटा के यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है, एरर भी नहीं आ रहा है। हैं, ऐसा हम कहते हैं तो एरर जरूर आ जाता है थोड़ी देर में। एक सेकंड भाई, जरा चार्जर बहुत जरूरी है, खाना पीना बहुत जरूरी है, तभी तो एनर्जी आएगी। अब बेचारे लैपटॉप को भी चार्जर की तो भी जरूरत है। तो देखिए भाई, ये लाइन लगाने से आपका सारा काम हो गया। देखिए एओपी का भी स्कीमा आ गया यहाँ पे, एओपी का स्कीमा आ गया, फिर ये कॉन्टेक्स्ट का स्कीमा आ गया, फिर ये देखिए एक्सएमएल टीएक्स का ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन, ये एक्स एसआई का स्कीमा आ गया, और ये किसका आ गया, स्कीमा लोकेशन कुछ है, इसका भी स्कीमा यहाँ पे हमने दे दिया। तो बस भाई इतना करने मात्र से, तो ये जो देखो ये चीज यहाँ से चल रही है, जैसे आपने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर, तो कॉन्टेक्स्ट ये है, और उसी के अंदर प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कोई टैग है, उसकी डेफिनेशन इसी के अंदर है, और उसमें लोकेशन इक्वल टू लिख दिया क्लास पाथ, और क्लास पाथ के अंदर अपने आप जो है स्टार डॉट प्रॉपर्टीज लिख दिया। तो जितने प्रॉपर्टीज है सबको रीड कर लेगा। ये तो और मजेदार चीज आ गया यार, है, कतई कतई जहर आ गया। क्या आ गया, कतई जहर, ठीक है ना, जहर डाल दिया इसने, चल जाए बस।
चलेगा जरूर, है नहीं चलेगा, है चल गया भाई। और इस बार जो है हमने ये जो एक्सएमएल में दिखता लाल पीला वाला दिख रहा था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। वो पता नहीं क्या सीन है, कुछ सीन बने तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा कि जी हमने यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर लगा के और यहाँ पे ऐसे क्लास पाथ वाथ दे के और जो है हमने कहाँ से डेटा निकाल लिया, प्रॉपर्टी से निकाल लिया। अब ये प्रॉपर्टी केवल यही नहीं, अगर 10 तरह की प्रॉपर्टी होती तो 10 तरह की प्रॉपर्टी से डेटा निकाल लेगा वो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसी भी प्रॉपर्टी से डेटा निकाल लेगा। चलिए ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि एक क्लास में जो डेटा के अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू होती है ऐसे भी निकाला जा सकता है। दूसरा चीज आपने देखा कि आप जो है अपनी क्लास के अंदर जो डेटा के अंदर ऐसे वैल्यू भेज सकते हो। दो चीज ये देखा, मतलब नेक्स्टेड बीन कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्टेड बीन के केस में जब बीन के अंदर बीन हमारी बनती है तो उस केस में जो हमारा नेम होता है ना बीन का, वो भी कई बारी कई दफा जो है हम सेम भी रख सकते होंगे। ये चीज मैं जरा देखना चाहूंगा। जैसे यहाँ नेम लिखा तो यहाँ पे भी नेम मैं यूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ नेम ईएमपी लिखा तो क्या यहाँ नेम ईएमपी लिख सकता हूँ? देख रहे हो, यहाँ पे भी ईएमपी लिख दिया, यहाँ पे भी ईएमपी लिख दिया। तो याद है मैंने आपको बोला था कि नेम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, आईडी को नहीं डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी नेम ईएमपी, यहाँ पे भी नेम ईएमपी हो सकता है भाई। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले ईएमपी को कॉल करोगे तो कौन नेक्स्टेड वाला चलेगा कि उसके अंदर ऊपर वाला चलेगा? तो ऊपर वाला चला भाई। तो देख रहे हो, एक ये भी चीज समझ में आ रहा है भाई, नया चीज आ गया हमारे लिए कि हम जो है हम यहाँ पे भी नेम एक रख दिया, यहाँ पे भी नेम एक रख दिया। तो नेक्स्टेड बीन के केस में ना, नेक्स्टेड बीन के केस में नेक्स्टेड बीन के केस में आप यहाँ पे क्या यूज कर पा रहे हो? सेम आईडी यूज कर पा रहे हो जो आउटर वाले बीन का है, वो इनर वाले बीन का यूज कर पा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए अच्छा बात है ना। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, 2 टास्क, चलो टास्क देता हूं। जैसे देखिए, जैसे आप ये मान लीजिए बीन अलग होती, देखिए ये बीन को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। जैसे ये कट करूंगा और कट करके इस बीन को जैसे ही मैं ऊपर रखूंगा, यहाँ मैं रख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे रख देता हूँ भाई। जैसे ही मैं कट करके इस बीन को ऊपर रख दिया, ठीक है ना, अलग अलग 2 बीन बन गए। अब मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम देगा, पक्का देगा। मैं ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। तो खैर प्रॉपर्टी क्यों हटाऊंगा, मैं रेफरेंस टैग लगा देता हूँ और रेफरेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ बीन, और बीन में इसी बीन का यहाँ पे इंजेक्शन कर देता हूँ। कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। हो क्या ओपन हो गया, एसएसडी ओपन हो गया भाई। तो यहाँ पे बीन का ये इंजेक्शन कर दिया भाई। अब देखिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रन करता हूँ। देखिए जैसे एप्लीकेशन को रन करूंगा, प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया देखिए, कहने लगा कि जो बीन ईएमपी है तो ऑलरेडी देयर। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि जो बीन का जो नाम होता है, नेम, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, लेकिन नेक्स्टेड बीन के केस में कर सकते हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है यार। मजाक कर रहे हैं ये लोग, क्या करोगे भाई, है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब ये जो एडीआर है इसको इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये हमारी आईडी होती है जो हम डेटा को इंजेक्ट कराते हैं, या हमने करा दिया और एड्रेस आ गया, सिटी आ गया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जी, वो कंसेप्ट होता है आईडी। ये रेफ होता है ना, रेफ। तो एक और कंसेप्ट होता है आईडी रेफ। तो मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर ये रेफ और आईडी रेफ में क्या अंतर होता है। रेफ से तो हम रेफरेंस इंसर्ट कराते हैं, लेकिन आईडी रेफ और आईडी रेफ और रेफ में क्या अंतर होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो खोजिएगा, इसका आंसर भी नहीं दूंगा। चलिए भाई, सर जी आप तो बहुत जालिम हो, इतना मेहनत करवा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना भाई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन सुनिए। क्या ऐसा कोई जुगाड़ बना सकते हो आप, बहुत बड़ा 30 मार खा बन रहे हो, कोई ऐसा जादू मंत्र आप कर सकते हो कि आप जो इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें जो एड्रेस है ना, यहाँ पे एड्रेस डालने की ही ना जरूरत पड़े, और यहाँ पे ऐसे लिखने की भी जरूरत ना पड़े, और
ऑटोमेटिकली अपने आप जादू मंत्र की तरह आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय क्लास के अंदर में पहुंच जाए, उसके उसके इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। कहाँ पे गया ये? एड्रेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। क्या ऐसा कोई जादू मंत्र चला सकते हो आप? क्या ऐसा जादू जानते हो? तो ऐसा जादू होता है जावा में, स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग ऐसा करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एक अनदर अप्रोच यूज होती है और उस अप्रोच का नाम है ऑटो वायरिंग। कौन सा अप्रोच होता है भाई? ऑटो वायरिंग। तो आप एक काम कर दीजिए, इस बीन में ही तो भेजना है ना, तो इस बीन के अंदर ऐसे कंट्रोल स्पेस करिए और यहाँ लिखिए ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग जब आप लगाएंगे, है ना, तो इसकी जो वायरिंग है, जैसे घरों में वायरिंग होती है, वायरिंग घर में होती है ना, वायरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेंटर लगने जा रहा है, ऑटो वायरिंग हो जाएगी अपने आप। ठीक है ना? आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑटो वायरिंग होती है बाय नेम से, बाय टाइप से, बाय कंसेप्टर से, नो होती है और डिफॉल्ट होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऑटो वायरिंग बाय टाइप कर दीजिए। बस अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब। तो मैंने आपको क्या बोला था? आपको मैंने ये बोला था ना, मैंने आपको ये बोला था, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी क्लास के प्रिमिटिव वेरिएबल में वैल्यू को इंजेक्ट करना, या रेफरेंस या कलेक्शन वैल्यू इंजेक्ट करना, या लिस्ट, मैप, सेट, वेट, हाथी, घोड़ा, वो सब यार, वो सब मोह माया था। वो सब ऐसे ही है, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है ना? रियल टाइम पे उनका उतना फायदामंद नहीं है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है, वो एक क्लास की ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में ऐसे भेजने का, वो चीज जरूरी होता है। और उसी को भेजने के लिए रेफरेंस होता था। अब वो रेफरेंस को भी खा गया ऑटो वायरिंग। कह रहा है कि नहीं जी, अब आपको ऐसा नहीं करना है, बस ऑटो वायरिंग बाई टाइप लिख दीजिए। हमने कहा ठीक है फिर। तो कहता है बस लिखिए तो सही और उसके बाद आनंद देखिए। हमने कहा ठीक है भाई, चलो आ गए। यहाँ देखे, अरे भाई, ओ माय गॉड, नाइस नाइस, ये तो चल गया यार, सारा डेटा आ गया। कैसे भाई, कैसे? क्या कहानी हो गई? कहानी हो गई कि एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली वायर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड ऑटो वायर्ड हो गया, ऑटो वायरिंग हो गई। समझ रहे हो? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे कंसेप्टर होता है, जैसे सेटर होता है, ऐसे ही ऑटो वायरिंग भी बोलिए, ऑटो वायरिंग भी होता है। बट ऑटो वायरिंग समथिंग एक अलग ही चीज हो गया, है ना? डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है ये ऑटो वायरिंग एक टेक्निक है जिसमें एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में भेजने का तरीका होता है। ठीक है ना? डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैंने सेटर मेथड, कंसेप्टर मेथड वो समझाया था, है ना? ये जो है ये समथिंग अलग ही कहानी है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत नाइस बात है, बहुत परफेक्ट बात है। बट होता क्या है सर, वो तो बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जैसे कोई क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास में है प्रिमिटिव वेरिएबल, साथ में है रेफरेंस वेरिएबल। तो जो हमारा इंट है, एज है, वो प्रिमिटिव वेरिएबल, नेम जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल, जो एड्रेस है वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल। नहीं, एड्रेस है रेफरेंस वेरिएबल। तो जब कोई रेफरेंस वेरिएबल आपके पास है और एक वेरिएबल है जिसका टाइप रेफरेंस टाइप का है, ठीक है ना, मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल है, उसका टाइप किसी क्लास टाइप का है, कहने मतलब ये है। तो जब अगर इस टाइप का है तो ठीक है। अब स्प्रिंग का कोर कंटेनर ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम में जाएगा, चेक करेगा क्या कोई ऐसा बीन है जो उस टाइप का बना हुआ है। क्योंकि आपने ऑटो वायरिंग क्या लगाई है, बाई टाइप लगाई है। टाइप टाइप का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉय क्लास में जाया जाएगा और खोजा जाएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक नेम है, एक एज है ना, तो नेम एज में तो आप वैल्यू भेज ही रहे हो पहले से, है ना? देखो नेम और एज की वैल्यू तो भेज ही रहे हो आप, इसमें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें ऑटो वायरिंग बाई टाइप लगा दिया गया तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा, इस क्लास में कोई ऐसा वेरिएबल खोजेगा जिसके अंदर डेटा नहीं जा रही होगी, डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा होगा, और उस वेरिएबल का टाइप को चेक कर रहा होगा ये। तो एड्रेस स्मॉल में एक वेरिएबल है जिसका टाइप कैपिटल एड्रेस है, तो आपकी इस एक्सएमएल में जाके खोजेगा कि कैपिटल एड्रेस टाइप का कोई ऐसा बीन है जो मेमोरी में इंस्टेंशिएट हुई है। हाँ, यहाँ हुई है, ये हुई है, देखो यहाँ पे हुई है, देखो इसके ऑब्जेक्ट का नाम है, देखो इन सबके वेरिएबल का नाम ये है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के, है ना, पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे उठा के समझ लीजिए कि इसी बिनवा के अंदर वह इसे डाल देता है।
ऐसे कर देता है, कुछ इस तरह का काम कर देता है ना, और आपका ऑब्जेक्ट वहीं के अंदर चल जाता है, समझ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन उस केस में जो है ये वेरिएबल का जो टाइप है वो मैटर करता है। अगर ये वेरिएबल का टाइप होता हाथी, है ना, तो हाथी ही क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में खोजी जाती। अगर एड्रेस है तो एड्रेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में खोजा गया। एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी में है। तो अगर है तो एक काम करो, यहाँ पे टाइप को खोज के और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा दो, ठीक है ना। और अगर आपने कहा कि नहीं 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 मुझे टाइप से नहीं मजा आ रहा है, अब मजा आता है कि अगर मैं एक यहाँ पे आ रहा है बाय नेम ऐसा लिख दूं, तो भैया इस केस में क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। बाय नेम का मतलब क्या होता है, बाय नेम का मतलब ये होता है कि अब ये एम्प्लॉय क्लास में जाएगा, एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस वाले वेरिएबल का नाम चेक करेगा, इसका नाम है एड्रेस। क्या नाम है, एड्रेस। तो क्या इसी नाम से कोई यहाँ पे बीन बनी हुई है जिसका नाम एड्रेस है? नहीं है भाई, है ही नहीं। कहाँ है एड्रेस? स्मॉल एड्रेस नाम का कोई वेरिएबल यहाँ बना ही नहीं है जिसका बीन स्मॉल एड्रेस है, तो ये नहीं कर पाएगा ऑटो वायरिंग। और यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा भैया वही नल वल वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस केस में अगर हम इस वेरिएबल का नाम एडीआर है और यही जो नाम है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में दे दें, ये यहाँ पे दे दें ये, तो इसका नाम सेम हो गया, है ना। या इसका नाम अगर यहाँ एड्रेस है तो यही एड्रेस को कॉपी करिए और यहाँ पे नाम एड्रेस रख दीजिए। अब दोनों का नाम सेम हो गया, यहाँ पे नाम एड्रेस है, वहां पे भी नाम एड्रेस है, तो इस नाम को चेक करके यहाँ पे ऑटो वायरिंग कर दिया जाएगा। और ऐप क्लास में यहाँ पे देखिए अब ऑटो वायरिंग बाई नेम हो जाएगा। तो बाई नेम के केस में वो आपकी वेरिएबल का नाम को चेक करता है, वेरिएबल के नेम को चेक करके ऑटो वायरिंग कर देता है। और टाइप के केस में नाम नहीं चेक करता है, टाइप के केस में बस रेफरेंस वेरिएबल का टाइप ही चेक करता है ना। तो बाई नेम और बाई टाइप, तो टाइप के केस में क्या होगा, बस टाइप चेक होगा कि भाई उस टाइप का एड्रेस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। आपने कहा ये तो बड़ा मजेदार बात कर दिया आपने, मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया। मैं अगर दो ऑब्जेक्ट एड्रेस टाइप का बना दूं, है ना, एड्रेस टाइप की दो ऑब्जेक्ट बना दूं, एक का नाम एड्रेस रखूंगा, दूसरे का नाम एड्रेस 1 रखूंगा, फिर क्या होगा? अब जरा बताइए कि क्या होगा। बहुत 30 मार खा बन रहे हो आप, है? बताइए बताइए भाई। यहाँ पे दो एड्रेस आ गया, दिल्ली आ गया, इंडिया आ गया, है। तो हमारे पास अब टाइप के केस में दो ऑब्जेक्ट ऐसे मिल गए जो सेम टाइप के हो गए भाई। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बिल्कुल क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम और प्रॉब्लम कर देगा, कहेगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट ऐसे हो गए, तीन तीन ऑब्जेक्ट ऐसे हो गए, चार चार ऑब्जेक्ट ऐसे हो गए जो सेम टाइप के हो गए भाई। उस केस में ये देखिए कह रहा है कि नो यूनिक क्वालिफाइंग, मतलब हमारे पास कोई यूनिक क्वालिफाइंग नहीं चीज मिल रही है ना। तो यूनिक चीज दीजिए भाई। हमने कहा यूनिक मतलब ये है कि भैया देखो, अगर आपके पास 2 बीन है, 3 बीन है, 4 बीन है और आपने बता रखा है भाई टाइप, और अगर आप टाइप के केस में 2-2 बीन बना रहे हो तो यूनिक बनाओ, 1-2 नहीं कर सकते हो। हमने कहा अगर मेरे पास 2 रहा तो कहते हैं हाँ ऐसा भी सोल्यूशन है, संविधान में प्रावधान है। आप क्या करिए, जिसको आपको प्राइमरी बनाना हो तो प्राइमरी इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। तो जब प्राइमरी इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो वही ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर आपके इसके अंदर कंसिडर के अंदर, सॉरी उस क्लास के अंदर ऑटो ऐड हो जाएगा। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू करने से वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऑटो ऐड हो गया, देखिए ठीक है। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दोगे इसका डेटा चला जाएगा, और अगर यहाँ पे प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो इसका डेटा चला जाएगा। तो जिसको प्राइमरी बनाना है बना लीजिए, किसी एक को प्राइमरी बनाइए। जैसे 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 इलेक्शन में बहुत सारे लोग उठते हैं, राइट, जब प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनते हैं ना, राइट, ठीक है। तो अभी देखो चुनाव होने वाला है, तो बहुत से लोग इलेक्शन के लिए उठने वाले हैं, बट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन? एक ही आदमी, राइट। वही चीज है, समझदार समझदार हो आप लोग, समझ ही रहे हो कौन बनेगा। ठीक है भाई, तो ये कहानी हो गई किसकी? आपकी ऑटो वायरिंग में बाय नेम और बाय टाइप की, ठीक है। बस इतना काफी है भाई।